हेलो बच्चों, लेक्चर 2 जो कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड है वो कितने टाइप के हैं और केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हैं, और उसमें हमने ये जाना था कि उन बॉन्ड के बनने के पीछे रीज़न क्या है। तो वो उसमें एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ऑक्टेट रूल थ्योरी, जिसको लुईस थ्योरी भी कह सकते हैं। तो आज इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें कि 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है, उन्हें पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो डायटोमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो लुईस स्ट्रक्चर है कि उनमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से है और वो अपने ऑक्टेट को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, ये सब आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर में हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं वो 11th के ही स्टूडेंट्स के लिए है सबसे पहले, और वैसे भी जो कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम ये बेसिक बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो और ज़्यादा इसके कंटेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे अगर हमारा एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, तो अगर कोई अच्छे लेवल पर और ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहता है तो हम उसका भी एक वीडियो की लिंक चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए तो इसके थोड़े से और अपर लेवल पर आप उस वीडियो लेक्चर से जाकर सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉली एटॉमिक एंड डायटोमिक। तो हम लोग पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स उसकी हम फॉर्म करते हैं। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कोवलेंट बॉन्ड, तो लुईस सिंबल उसमें बताया था कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटम है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लुईस सिंबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे लुईस सिंबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन था 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 5, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द लुईस सिंबल। अब डायटोमिक में ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, Cl एक बॉन्ड, H और Cl के बीच में एक बॉन्ड, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दैट्स वाई ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फील नहीं हो रही। लेकिन जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आता है जिसमें एक सेंट्रल एटम है और बाकी सब एटम उसी से कनेक्टेड है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे चेक करें, इसके लिए हमें थोड़े से रूल्स पर जाना पड़ेगा, कुछ तरीके पर जाना पड़ेगा, किसी मेथड पर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला टाइप का बना लिया है जिससे कि हम लुईस स्ट्रक्चर्स उसकी बना पाएँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डायटोमिक में तो सिंपल था, जितने इलेक्ट्रॉन कम थे दोनों से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा लो, एक की कमी थी तो एक, 2 की कमी है तो 2। जैसे नाइट्रोजन में 5 थे तो 3 की कमी थी, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। लेकिन पॉली एटॉमिक में हमें एक मेथड के अकॉर्डिंग काम करना है। तो इसमें हमने एक टर्म लिया है जिसमें ANSU, ये हमने कुछ वैल्यूज ले ली। तो इन्होंने कहा कि जैसे कोई भी आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिखेगा, मैं 1 बाई 1 करके इनको यूज करना सिखाऊंगा। पहले हम एक बार इसको रीड कर लें कि जो A है इसका मीनिंग क्या है। तो उस मॉलिक्यूल को, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को, या जो आयन है उसमें जितने भी एटम दिखाई दे रहे हैं उन सब एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के, मतलब वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो गए, लेकिन अगर उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है, मतलब कोई आयन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव है उसी को उसमें ऐड कर दो, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कम कर दो। जैसे यहाँ पर ए में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, और उन सब एटम जो मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट किए गए हैं उन सब का सम, N प्लस एनाइनिक चार्ज और माइनस कैटाइनिक चार्ज। अगर कैटाइनिक चार्ज है तो माइनस कर दो, एनाइनिक चार्ज है तो ऐड कर दो। अब दूसरा ये है, आपने जब ऑक्टेट रूल देखा था तो क्या देखा था उसमें कि हर एटम के पास जब वो बॉन्ड बना चुका है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, है ना। अगर उसमें 3 एटम इन्वॉल्व हैं तो तीनों एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन उस समय होने चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए अगर 3 एटम है तो 24, 8 इंटू 3। हाँ, हाइड्रोजन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने कह दिया N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के पास होने चाहिए, हर एटम के पास इन दैट मॉलिक्यूल, उसको कह देते हैं N। अब जैसे मान लो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इकट्ठा किए पूरे A, वो हो गया मान लो 16, और 3 एटम को चाहिए कितना 24,
तो 24 टोटल होना चाहिए और हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 16। तो शेयर कितने करने पड़ेंगे उनको जरा सोचो आप, 16 है और 24 चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उन 3 एटम के अंदर, वो हम कैसे निकालेंगे, n माइनस ए। n मतलब टोटल कितने होने चाहिए और a मतलब टोटल कितने हैं। फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास 16 टोटल थे, उसमें से हमने कितने शेयर कर दिए, 16 में से 8, तो अनशेयर्ड कितने बचे, 8। तो वो उसका तरीका है a माइनस एस, दैट इज कॉल्ड U। A मतलब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एनायनिक चार्ज माइनस कैटायनिक चार्ज ऑफ ऑल द एटम। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बॉन्ड बनने के बाद हर एटम के पास। फिर शेयर्ड कितने होने चाहिए उन एटम्स के बीच में, और शेयर्ड होने के बाद कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। ये हमने 4 पैटर्न। अब हो सकता है कि मैंने जितनी बातें बोली उतना आप रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं और ANSU की वैल्यू निकाल कर हम प्रॉपर तरीके से उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और एक बात इसमें और ध्यान रखनी है इसके रूल्स के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं डिफरेंट एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल एटम बनाना है। हाइड्रोजन को तो नहीं बना सकते क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 एटम से 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो हाइड्रोजन शुड नॉट बी द सेंट्रल एटम, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी द सेंट्रल एटम ऑफ दैट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल पर। अगर आपको जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल का पूरा ये बताया कुछ कम समझ आया तो वीडियो रोक कर पहले सोच कर फिर से रिपीट करके इसी पर काम करना, जिससे कि अगले स्ट्रक्चर्स पर जाना आसान हो जाए। तो हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है O3, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 एटम है, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पहला काम क्या था, हमें यह पता करना कि इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जरा सोच कर देखो, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो 3 ऑक्सीजन एटम है, 6 3 कितना हुआ, 18। मतलब हर ऑक्सीजन के हिसाब से 6 6 6 अगर देखें तो टोटल 80 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस। क्या इस पर आपको कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ ऑल द एटम इज 6 3 18। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18। अब n के बारे में हमने क्या सोचा था कि हर एटम के पास जब वो बॉन्ड बना लें तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हर ऑक्सीजन के 8 अगर होने चाहिए तो टोटल कितने होने चाहिए बॉन्ड बनाने के बाद, कितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी, 8 8 8। तो कितना हो गया, 24 24। अब टोटल 24 चाहिए और 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं केवल, और सबको 8 8 चाहिए। लेकिन अब जो कम पड़ रहे हैं दैट शुड बी शेयर्ड। तो शेयर्ड निकालने का तरीका क्या था, n माइनस ए, 24 माइनस 18 दैट इज 6। अब अनशेयर्ड मतलब आपके टोटल 18 थे और उसमें से शेयर्ड कितने हुए, अगर वो माइनस कर दें, शेयर्ड कितने हुए, 6 दैट इज इक्वल टू 12। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बचे वो बचे हमारे पास 12। शेयर्ड कितने कराने पड़ेंगे, 6। 6 का मतलब 2 के पेयर में शेयर कराने होते हैं। तो 2 4 6 मतलब आपको 3 एटम को आपस में जोड़ना है और 6 इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयर कराना है। ये आपके पास चैलेंज है। तो आप जानते हो कि O3 तीनों एटम सेम है, कोई भी सेंट्रल एटम हो सकता है ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन को सेंटर में रखा और 2 ऑक्सीजन को साइड में रखा। यहां पर मैं एक बार ऐसे हाईलाइट करता हूं, 2 ऑक्सीजन को हम साइड में रख रहे हैं। अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बोला था इन 3 एटम में, बस रिंग नहीं बननी चाहिए, एक सेंट्रल होना चाहिए, बाकी 2 नहीं, तो रिंग नहीं बनेगी इसमें। ऐसा नहीं कि तीनों ऑक्सीजन को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये बहुत बेसिक थ्योरी है, इसलिए मैंने बनाया जरूर बेंट शेप है, लेकिन कायदे से ऑक्टेट में हमें ज्योमेट्री और उसका कोई आइडिया है ही नहीं। हमने तो बस 3 एटम ऑक्सीजन ले ली, जैसे चाहो वैसे एक ऑक्सीजन को सेंटर में रखना है। ये ऑक्टेट रूल थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड, 6। तो मैंने यहां पर क्या किया, 1 2 बॉन्ड लिए, एक बॉन्ड इधर। आप जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इधर मैंने 2 बॉन्ड लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब 4, और 2 मैंने इधर शेयर करा दिए। या मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि 2 इधर शेयर करा दूं और 4 उधर करा दें, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुके हैं।
वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाई हुई है, देखो 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने बच रहे हैं? 12। अब सबको 8-8 के हिसाब से, जिससे वो 8 कंप्लीट हो जाए, 12 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑक्सीजन एटम में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 8 पूरे करना है हर ऑक्सीजन एटम के। सोचते हैं इस ऑक्सीजन को, सेंट्रल को आप देख पा रहे होगे, यहां पर देखते हैं तो 4 और 2 6, इसके 6 मान के चल रहे हैं अपने कि ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन अपने मान के चल रहा है। तो इसको मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? अभी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इसके बॉन्डिंग में चले गए और 2 इसके पास अपने हैं। टोटल कितने हो गए? 8। लेकिन इस ऑक्सीजन को देखें तो इस ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं, तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे जो मेरे पास अनशेयर्ड बचे। हमारे पास टोटल अनशेयर्ड कितने थे? 12। 6 शेयर्ड, अब टोटल बचे कितने? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ गए। अब सबसे पहले पूरी काउंटिंग करते हैं, क्या हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? ये चेक करना बहुत जरूरी है। आपने ये ऑक्सीजन लिया, इसके 6 तो इधर हैं इलेक्ट्रॉन और 2 इधर हैं बॉन्ड में, 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन को देखो जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, 4 उसके पास अपने अलग से पड़े हुए जिसको अनशेयर्ड करें, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले मान के चले तो 8 हो गए। और बीच वाला जो ऑक्सीजन है उसके 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनशेयर्ड। उस हिसाब से हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह की स्ट्रक्चर को बोला जाता है लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दैट्स व्हाई देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ O3 आर पॉसिबल। 2 लुईस स्ट्रक्चर ओजोन की हैं। देखो आप, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उल्टा कर दो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दिस इज द मेथड टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अब इसको हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करते हैं। CO3 2- कार्बोनेट आयन एक होता है, पॉलीएटॉमिक आयन इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा एटम है। पॉलीएटॉमिक आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जरा देखो पहले इसमें कितने एटम है। कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3 और उस पर 2 नेगेटिव। तो पहला तरीका क्या है कि मुझे A निकालना है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम। तो कार्बन के 4 बैलेंस, ऑक्सीजन के 6 बैलेंस। तो मैंने लिखा कार्बन के 4 बैलेंस इंटू 1 कार्बन एटम, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 3 एटम और प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है। टोटल अगर करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इट इज 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इस पॉलीएटॉमिक आयन में। जरा सोचकर देखो कि इसमें जो 4 एटम हैं वो क्या चाहते हैं। हर एक कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो कार्बन के पास भी 8 होने चाहिए, हर ऑक्सीजन के पास भी 8 होने चाहिए। तो चारों एटम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, हर एक कोई 8-8 चाहता है। तो इसके हिसाब से टोटल इलेक्ट्रॉन वहां पर वो कितने चाहते हैं अपने? 8 × 4 दैट इज 32। बट शेयर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? n-a, मतलब 32 - 24। तो दैट इज 8 शेयर्ड और अनशेयर्ड। टोटल बैलेंस 24 थे, शेयर्ड 8 हुए, तो अनशेयर्ड कितने बचने चाहिए? 16। अब आप जानते हैं कि कार्बोनेट में मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो विच शुड बी द सेंट्रल एटम? थिंक अबाउट इट। कार्बन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अदर एटम आर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद। तो कार्बन शुड बी द सेंट्रल एटम ऑफ दिस पॉलीएटॉमिक आयन। तो जैसे हमने कार्बन को सेंटर में रखा, ठीक है, कार्बन को सेंटर में रखा, 3 ऑक्सीजन को हमने सराउंड कर दिया। अब जरा सोचते हैं कि कार्बन को सेंटर में रखकर हम 3 ऑक्सीजन को साइड में रख देते हैं। यहां पर मैं ड्रॉ करके बताता हूं पहले। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड? 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड। ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर। अब आप इसको बदल भी सकते हो, तो 2 पॉसिबिलिटीज और आ जाएंगी। लेकिन अभी मैंने एक कोई पॉसिबिलिटी ले ली, 4 इलेक्ट्रॉन एक जगह शेयर करा दिए और 2-2 करके 2 जगह, तो तीनों एटम कार्बन से कनेक्ट हो गए। कार्बन इज द सेंट्रल एटम। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुके हैं। अब बचे कितने अनशेयर्ड हमारे पास? हाउ मेनी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन? वो कितने थे? 16। अब मुझे 16 इलेक्ट्रॉन को इन पर फोकस कराना है। देखो,
इस कार्बन को देखें तो इसके पूरे 8 पूरे हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड के इधर, तो इसका अंदर 4। तो बीच में जो कार्बन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लेकिन इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसके पास केवल 4 हैं, तो मुझे इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8। फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन, इसके तो होंगे नहीं 4 से, इसको कितने देने पड़ेंगे? 6। तो 6 और 2 8 हो गए। सेम कंडीशन इसकी भी है, इसको भी मुझे कितने देने पड़ेंगे? 6। तो 6 और 2 कितना हुआ? 8। हर ऑप्शन के अब 8 कंप्लीट है शेयरिंग की वजह से, और इस पूरे पर हम 2- चार्ज दे सकते हैं। अब ये देखेंगे अभी आगे चल के, अगला जो इसके बाद ही एक टॉपिक है आएगा, उसी में देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज वगैरह जो आया माइनस किस पर होना चाहिए। फिलहाल हमें केवल इस पॉलीएटॉमिक आयन की लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अब आप जरा सोचो, यहाँ 3 स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है, तो क्यों बनाया हुआ है 3 स्ट्रक्चर? क्योंकि आप देख पा रहे हो, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर। तो पॉसिबिलिटीज 3 स्ट्रक्चर की हो सकती हैं, लेकिन तीनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर से उधर हो रही है, कभी इस ऑप्शन, कभी इस ऑप्शन, कभी इस ऑप्शन पर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, कार्बोनेट आयन। ऐसे ही हमें और मॉलिक्यूल्स में जाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे N2O। अब जैसे क्या होता है कि कई बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, अब वो कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्या है। तो पहले पॉज करके वापस वीडियो में जाओ, और अगर बेसिक रिक्वायरमेंट आती है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ती है। जैसे कार्बन 14 ग्रुप में है, तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए चाहिए। फिर भी मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, किसके वैलेंस कितने होते हैं। ये बदलने तो है नहीं, एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, N2, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। N2 मॉलिक्यूल आप देखना इसकी कैसे बनाते हैं। सोचो, फिर से स्टार्ट करते हैं। ए वैल्यू निकालनी होती है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस कितने? 5, दूसरे नाइट्रोजन के कितने? 5, और ऑक्सीजन के कितने? 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन टोटल, तो नाइट्रोजन के 5, 2 नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन के 6, एक ऑक्सीजन है, तो टोटल हुए 16। अगला स्टेप क्या था? तीनों एटम को टोटल कितने चाहिए? 8, 8, 8। हर एक के अगर 8, 8, 8 चाहिए तो टोटल कितने होने चाहिए? 24। दिस इज 24। शेयर निकालने के लिए अभी देखा था, आपको चाहिए कितने? 24, हैं कितने? 16। तो आपको शेयर कितने करने पड़ेंगे? 8। और अनशेयर्ड निकालने के लिए 16 आपके पास थे, 8 शेयर्ड हो गए, तो अनशेयर्ड भी कितने बचेंगे? 8। ऐसा करने से हमें डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलती है। पता है, आगे चल के जब हम आगे की थ्योरीज पढ़ते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा कॉमन है, या आयंस इतने ज़्यादा कॉमन है कि हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाता है, अगर प्रैक्टिस करते जाएं तो। हाँ, एक फ़ायदा तो है लेकिन, कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पता चल जाता है, तो आगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम समझने में। किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कैसे बॉन्ड टूटा, कैसे बॉन्ड बना, ये सब कुछ इसी पर बेस्ड है। ऑक्टेट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो, मैंने क्या किया, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन एक है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मुझे चाहकर एक नाइट्रोजन को तो बीच में रखना ही पड़ेगा। तो 1 नाइट्रोजन एटम इज द सेंट्रल एटम, और बाकी के 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने इधर उधर रख दिए। अब जरा मुझे बताओ कि हमारे पास, मैं इसको 2 पैटर्न में लिखता हूं, क्योंकि हमारे पास इसमें तरीके बदल जाएंगे। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, लेकिन पहले यहां से देखते हैं। NNO, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, वो इलेक्ट्रॉन कितने शेयर वाले? 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होने। एक इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करोगे? 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। चाहें तो हम एक और कंडीशन ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं। हालांकि इसको लुईस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करते, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो हम बना ही सकते हैं। अब आप देखो, मैंने 3 तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। इसका मतलब आप इस मॉलिक्यूल की 3 स्ट्रक्चर जो कि अलग अलग हैं, वो बना सकते हो। देखो अलग अलग कैसे हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब N और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो अनशेयर्ड कितने बचे? टोटल 8। तो इस नाइट्रोजन को 4 देने पड़ेंगे, 4 और 4 कितना होता है? 8। लेकिन इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 8। लेकिन इस ऑक्टेट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो 4 इसको दे देते हैं। 4 और 4 टोटल कितना हो गया? 8। हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तभी हम इस थ्योरी को एप्लीकेबल मान सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, दिस इज 2। 2 और 6 कितना हुआ इस नाइट्रोजन का? 8। इस नाइट्रोजन का ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन इस ऑक्सीजन को मुझे देने पड़ेंगे 6। टोटल इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड 8 है और शेयर्ड भी 8 है। और अगर मैं इस लुईस स्ट्रक्चर को देखूं तो टोटल कितने हुए? 6 और इधर कितना हुआ? 2। That's why 3 Lewis structure of this N2 molecule are possible. 3 structure. तो दिस इज द मेथड टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफरेंट आयंस में जाना पड़ेगा। कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो आगे आपको डिस्कस किए जाएंगे। माइनस एक और बहुत अच्छा, इसका नाम है एजाइड आयन। आप देखोगे आगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एजाइड आयन, एजाइड, AZIDE N3-1। क्या ये पॉलीएटॉमिक है? यस, क्योंकि इसमें 3 एटम एक मॉलिक्यूल में कनेक्टेड है। तीनों एटम बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, नाइट्रोजन ही है। अब इसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। वीडियो रोककर आप खुद अपने पेन पेपर लेकर बैठा करो, जिससे आप कर पाओ खुद से। तो N3- में विच इज द नाइट्रोजन बैलेंस कितने होते हैं? 5। 3 नाइट्रोजन एटम है, तो 5 बैलेंस इंटू 3 + 1, दिस इज 16। टोटल कितने चाहिए इनको? 8। हर एटम को 3 के हिसाब से कितने? 24। और N-A, दिस इज 24 - 16, 8। एंड ये कितना आएगा? अनशेयर्ड। टोटल है कितने हमारे पास? 16, और उसमें से शेयर्ड कितने होगा? 8। तो बचा कितना? 8। ठीक, अब आप देख सकते हो कि ये 2 स्ट्रक्चर हमने यहां पर ड्रॉ की हैं। इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं N3- की। बताइए कितने शेयर करने? 8। 4 और 4 8। दूसरा तरीका क्या है? 6 और 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब जब इस नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो अनशेयर्ड 4 रखने पड़ेंगे। तो 4 और 4 कितना हुआ इस नाइट्रोजन का? 8। एंड बीच वाले नाइट्रोजन के ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, तो बचे हुए 4 अनशेयर्ड इस नाइट्रोजन को दे दो। तो दोनों ही नाइट्रोजन, तीनों ही नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट देयर आर 2 लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल ऑफ दिस N3-। दिख रहे हैं आप, दिस एंड दिस। तो आप इन 4-5 पहले केसेस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके इनको ड्रॉ करना सीख लो। मेथड बार बार अप्लाई करो। जब भी मॉलिक्यूल लिखो, मेथड प्रॉपर, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हम जब कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं उसका लुईस स्ट्रक्चर, तो उसकी कई बार एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन रही है। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सी लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा वैलिड है, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसका एक प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब बड़ा मुश्किल है कि हम किस लुईस स्ट्रक्चर को ही सही माने। तो इसमें एक तरीका निकाला गया कि भाई अगर एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर हैं, तो उनमें हम स्टेबिलिटी पता कर लेते हैं, और उससे आइडिया लग जाएगा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा वैलिड है उस मॉलिक्यूल या आयन के लिए। तो उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक मेथड है कि आप डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर में किस तरीके से एक लुईस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल माने, ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग माने, और बाकी की लुईस स्ट्रक्चर को कम। तो इस पूरे सिस्टम को जानने के लिए एक टर्म आता है फॉर्मल चार्ज। बहुत ही ज्यादा यूजफुल टर्म, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हम पहले सीखेंगे, फिर उसका यूज जानेंगे, तभी हम स्टेबिलिटी बता पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी किसी लुईस स्ट्रक्चर की पहचानना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, हमें फॉर्मल चार्ज की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मल चार्ज मतलब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो किसी एटम पर पहले से, जैसे ऑक्सीजन पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, अब वो बॉन्ड बना रहा है, तो हो सकता है 6 से इलेक्ट्रॉन कम फील कर रहा हो या ज्यादा फील कर रहा हो। तो इस वजह से उस पर एग्जैक्ट चार्ज नहीं, फॉर्मल चार्ज आता है। कभी इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा, जैसे अगर वो 6 बैलेंस लेकर आया और बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह देंगे भाई इस पर कोई चार्ज नहीं आया, चार्ज इसका 0 है। दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज।